चलो तो भाइयों, एक दो खास बातें, एक तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसके पिछले 3-4 साल का एवरेज देखें तो अचानक से इसका एवरेज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 5-5 सवाल, 4-4 सवाल आ रहे हैं और इतने आसान प्रश्न है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटर का एक मान लें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। ये तो पहली बात। दूसरी बात और क्या है, आसान भी है। तो दो बातें का पंच है, आसान भी है, इसलिए चीजें थोड़ी सी और बेहतर हो जाएंगी। 3 से 4 लेक्चर का कंटेंट भी कम हो गया है, पोटेंशियोमीटर हट गया है, 2.5 से 3 लेक्चर बच जाएंगे। आरसी सर्किट में बहुत कम जानकारी शेयर करनी पड़ेगी, कलर कोडिंग के 20 मिनट बच गए हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो क्लास मत छोड़िएगा, अच्छे से पूरा पूरा तैयार करिएगा। अब क्या सर, एक क्लैरिटी भी दिखने लग गई है सिलेबस की, अलग से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि साफ दिख रहा है। करंट, कैपेसिटर, ईएमडब्ल्यू आप करा दोगे, वहां रोटेशनल शुरू हो जाएगा, ग्रेविटेशन सिकंदर सर पढ़ा देंगे, मॉडर्न सेमीकंडक्टर अपने तंवर सर पढ़ा रहे हैं। तो एकदम क्लियर दिख रहा है। 5 हफ्ते हैं, डबल फिजिक्स चल रही है, आराम से भी 50 से 55 लेक्चर और आने वाले हैं और इतना सिलेबस ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया क्लियर दिख रहा है कि सर बिल्कुल 28 फरवरी से काफी पहले ही अपना सिलेबस अच्छे से हो जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, क्लियरिटी, कि अपना फिजिक्स अपना बहुत बढ़िया तैयार हो जाएगा। लिखें भाई, एसएसटी का और इसका मोरल साइंस का मैं कैसे बताऊंगा यार, तो कैसे बात करता है, थोड़ा तो शर्म किया कर। चलो लिखो, हैंड डालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ले चलो अब शांत हो जाओ, बहुत अच्छे से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना। आसान है और तरीके से करते जाओगे तो बढ़िया। ईएलपी बहुत शानदार सेट करी हुई है, ईएलपी पर साथ साथ कमांड करते जाना। चलो लिखो, सबसे पहले करंट, ये लिख लेना, नीट 5 से 6 सवाल। तो भाई ये 3 मेजर टॉपिक हैं, आप इन 3 को अगर जोड़ लोगे तो अलग ही मजा है। करंट, कैपेसिटर 5 से 6, ऑप्टिक्स 5 से 6, मॉडर्न 5 से 6, भैया 16-17 सवाल दे दिए, 3 चैप्टर ने, 3 चैप्टर 16-17 सवाल, मतलब एक पूरा सेमीकंडक्टर तो और बढ़ जाएगा तो और ही जबरदस्त है। आप सोचो अगले 3 चैप्टर ही अपन को 17-18 प्रश्न दे रहे हैं। ये तो समझदारी ना भाई कि इस पर अपन को बहुत अलग लेवल पे मेहनत करनी चाहिए। सरल भी है और 18 सवाल केवल 3 चैप्टर पढ़ने से आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। थोड़ा फोकस करो। चलो बात हो गई, आगे शुरू करें। करंट लिखिए, करंट 10वीं कक्षा से पढ़ रहे हैं। करंट लिखें, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through the given cross-sectional area, through the given cross-sectional area। किसी एरिया ए से जितना चार्ज पास होता है उस चार्ज अपॉन टाइम को ही क्या बोलते हैं, करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I बराबर Q बाई टी। 2 तरह की करंट होती हैं, एक होती है एवरेज करंट, इसे लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। एक होती है इंस्टेंटेनियस करंट,
जिसे बोलते हैं डी क्यू बाय डी टी, यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। साथ साथ लिखते जाइए, थोड़ा सा फास्ट मोड में लिखेंगे ना तो क्या होगा ना, सवाल खूब सारे कर लोगे आप। आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस, और साथ में यही पुराना भी लिख दो, कोई टेंशन थोड़ी ना, अपने नोट्स है, किसी को दिखाने थोड़ी ना है, साथ में एनएलएम भी चलता रहेगा, क्या दिक्कत है। एक होता है एफ इंस्टेंटेनियस, ये होता है डीपी बाय डीटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक होता है एफ एवरेज, ये होता है डेल पी बाय डेल टी। सिमिलर कॉन्सेप्ट जुड़ता रहता है तो क्या दिमाग में बहुत कनेक्टिविटी रहती है। इंस्टेंटेनियस के लिए डी क्यू बाय डी टी लिखते हैं, एवरेज के लिए डेल क्यू बाय डेल टी लिखते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कूलम पर सेकंड भी कुछ लोग बोलते हैं, वो भी ठीक है, चार्ज की कूलम, टाइम की सेकंड, तो कूलम पर सेकंड जिसको एम्पियर बोला जाता है। कूलम पर सेकंड जिसको क्या कहा जाएगा, एम्पियर। फिर बात आती है क्यू की। क्यू याद करिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर 1, क्यू बराबर एनी, क्यू बराबर एनी, एन रुकना 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 रुकना, बड़ा एनी लिखो, छोटे एन में क्या हो जाएगा, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आएगा, छोटा एन वो अलग होता है, तो क्यू बराबर एनी लिख दो। ई सभी को पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, क्वांटाइजेशन। क्यू बराबर एनी, हाँ, तो क्वांटाइजेशन से क्यू बराबर क्या लिख दीजिए, एनी। चलिए बढ़े आगे क्या, तो ये बेसिक बेसिक बात हो गई। अब इस पे 4-5 बातें और देखें तो मजा आएगा। जैसे अब आपको पता चल रहा है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी है, तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ना सीखिए। क्या पढ़ेंगे, रटना लग है, पढ़िए। क्यू का क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो क्या मिलेगा, करंट। और बोलिए, क्यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे रिलेट करोगे तो मजेगा। आप सिर्फ आई बराबर डी क्यू बाई डी टी रटते रहो, पेपर में क्लिक ही नहीं करेगा। आपको इन फॉर्मूले से बात करनी आनी चाहिए। क्यू के फंक्शन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर हमें करंट मिलता है। जैसे अगर क्यू दे रखा है एफ टी, ये क्या है, एफ टी फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे ये तो थोड़े उर्दू के शब्द हैं, ऐसा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, क्यू बराबर 2t क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, इसे बोलते हैं क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट करंट। अपन को ऐसा शॉर्ट नोट में लिखना आना चाहिए, ऐसा किताबों में नहीं है, अपन को अपनी भाषा में आना चाहिए। करंट का फंक्शन दे रखा हो, ये एग्जांपल लिखे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट करंट। उसी तरह से और सोचें, दिमाग लगाइए। आई बराबर है डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि आप सिलेबस के एंड में है, ये सभी चैप्टर में काम आते हैं। अब आपकी होशियारी आनी चाहिए। डी क्यू बराबर क्या है, आई डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब आप बोलो, आई के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, चार्ज। आई के इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, चार्ज।
ये हर जगह आते हैं सर, इलेक्ट्रो में याद दिला दो, ये लो E बराबर माइनस dV बाय dr, मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल है, आएगी 5 मई को। वोल्टेज का डिफरेंशिएशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। अभी दिया था लास्ट इलेक्ट्रो वाले में, रिवीजन में दोनों सवाल दिए थे, E से V और V से E, फेमस प्रोफाइल है। इसी तरह मोमेंटम दे रखा है, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन करोगे, फोर्स मिलेगा। भाई ये हर चैप्टर में सवाल बनते हैं, आने ही है। इतना सरल और इतना फंडामेंटल पेपर आया है जेईई मेन का कि कहीं परेशानी नहीं आ रही है। और 8-10 पेपर और आ जाएंगे ना, तो आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि पेपर का कैसा सेटअप रह रहा है, जो रिड्यूस सिलेबस है क्या उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं क्या, तो और कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाएगा। तो अपने लिए ये बेनिफिट है, अच्छी बात है। थोड़ा सा और अब जान लगाओ कि नहीं यार बढ़िया करना है। तो आई के फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्या मिलेगा, चार्ज। अब तीसरी बात और देखना, अगर मुझे आईटी कर्व दे रखा है और फीलिंग आएगी, देखना आप इसका एरिया निकालो। लो सर रटना काय को है, 10 सेकंड में आ जाता है। ये एक एरिया निकाला, ये छोटी सी पट्टी का एरिया बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई आई, चौड़ाई dt। ये तो आया छोटा एरिया, टोटल एरिया चाहिए तो क्या कर देंगे, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप का, तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ आई dt। अरे भाई साहब आई dt क्या देता है, चार्ज। आई dt इंटीग्रेशन क्या देता है, चार्ज। तो ये सामान क्या बन गया, चार्ज। तो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, एरिया अंडर आईटी कर्व क्या देगा, चार्ज। एरिया अंडर आईटी कर्व क्या देगा, चार्ज। 3 कॉन्सेप्ट आपके सामने, तीनों पे सवाल मिलेंगे आज ईएलपी में। Q का फंक्शन डिफरेंशिएशन, I का फंक्शन इंटीग्रेशन, एरिया दे रखा है, कर्व दे रखा है, एरिया निकालिए, चार्ज मिल जाएगा। तीनों शॉर्ट नोट में जाएंगे कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए, समझो, मन लगाओ थोड़ा सा और बढ़िया चीजें करो। लापरवाही सिली मिस्टेक से थोड़ा ऊपर आओ, क्योंकि पेपर इतने आसान है। तो अगर आपने सिली मिस्टेक करी एक सवाल की तो बहुत दिक्कत है, आराम से कैलकुलेशन करिए, क्योंकि इतना लंबा पेपर आ ही नहीं रहा कि आपको पूरे पूरे 3 घंटे लग जाए। कैलकुलेशन तसल्ली से करिए, जल्दबाजी नहीं करिए, हड़बड़ी मत मचाइए। एक ही चीज जिताएगी, मल्टीपल रिवीजन, बस। बाकी आप सब होशियार हैं, कोई हमें ज्ञान नहीं देना है, आप सब इतने साल से पढ़ रहे हो, 11वीं 12वीं आपने पढ़ी है, सब आपको पता है। मल्टीपल रिवीजन, सवाल देखते ही चमके, ग्राफ दे रखा है, एरिया निकालना है, क्यू दे रखा है, डिफरेंशिएशन, आई दे रखा है, इंटीग्रेशन। बोलिए आगे बढ़ूं क्या, ईएलपी करो, पूरी पूरी भी कर सकते हो। जैसे ईएलपी 1 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के सवाल है, मान लो आज मैं नहीं पहुंच पाऊं, आगे बढ़ जाओ, आपने पढ़ा हुआ तो है ही। 1 हो गई, 2 शुरू कर दो। रेजिस्टेंस वाले सवाल हैं, कितने साल से कर रहे हो, लंबाई को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या होगा, सीरीज में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, सब वही सवाल है, कोई नया चीज नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो कभी कभी सवाल आ जाता है, बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, बहुत फेमस सवाल है। अब जैसे अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो कितनी सारी बातें याद आ जानी चाहिए। देख मजे से, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये हमने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट में भी पढ़ाया है, अभी आपने रिवीजन किया तो एक मैग्नेटिक मोमेंट था। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाते ही तेरे यूं आई के फॉर्मूले चमकने चाहिए धड़ाधड़। Q बाय टी लग सकता है, वेलोसिटी में तो QV बटे 2 पाई आर लग सकता है, ओमेगा दे रखा हो तो Q ओमेगा बटे 2 पाई लग सकता है, फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो 1 बाय टी की जगह Q।
अब कौन सा तुझे याद नहीं आ रहा, मैं समझा देता हूं, मजा आ जाएगा। टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक पूरा चक्कर लगाने में डिस्टेंस बताओ, 2 पाई आर। स्पीड v, ये टाइम आ गया। आई होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, q टाइम है 2 पाई आर बाई वी, v ऊपर गया, क्यू वी बटे 2 पाई आर। लो ये फॉर्मूला आ गया। अब v बराबर होता है ओमेगा आर, तो इन प्लेस ऑफ v बाई आर ओमेगा। इतना तेज आना चाहिए। अब कितनी कॉपी अपन भर चुके हैं, ये क्यू ओमेगा बाई 2 पाई आ गया। 1 टाइम फ्रीक्वेंसी होता है, तो फ्रीक्वेंसी के रूप में आ गया। लो साहब, सारे तैयार हो गए सवाल। हाँ वो नहीं होना चाहिए टक, हाँ सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये करंट के 4 फॉर्मूले हैं। अब आप देख लो सवाल में कौन सा लगाना है। इतना सटीक याद होना चाहिए। फॉर्मूले नहीं रटे हुए कोई टेंशन नहीं है, तुरंत उसके पीछे का साइंस भी आना चाहिए। पढ़ूं? तेज लिखो। तुम सब एक जैसा लिखते हो, नहीं आता चैप्टर वो भी धीरे लिखते हो, जो आता है वो भी धीरे लिखते हो। सवाल में भी तुम्हारे साथ यही है, सरल चैप्टर के भी तुमसे नहीं बनते, कठिन चैप्टर के भी नहीं बनते। सबको एक जैसा देखते हो तुम, समान दृष्टिकोण, समान सोच। हाँ, भेदभाव नहीं रखते। ऐसा नहीं कि ये चैप्टर सरल है इसके तो मैं ज्यादा सवाल बना लूंगा, ना ना, मैंने कठिन के भी ज्यादा सवाल नहीं बनाए थे, तो सरल के कैसे बनाऊंगा, बराबर एकदम। हाँ और मिला लेते हो, शर्म में नहीं आती तुम्हें। चलो बोलो, आई के फॉर्मूले याद हो गए क्या? यहां पूरा लिख भी लेना, अपने कोई दिक्कत नहीं है। v स्पीड है, r रेडियस है, आता है ये तो मैं कर ही लूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, ऐसा मत बोलना। चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं घबराएगा। हाँ चलो आगे, अगला देखें, 5वां कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं, रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स हैं, सीधा पढ़िए सीधा सवाल सॉल्व, बीच में कोई गैप नहीं। कॉन्सेप्ट पढ़े सवाल सॉल्व होना शुरू, कोई गैप नहीं है, सीधा सवाल में ट्रांजिशन। तो ऐसे पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं नोट्स। छठा, 5वां, ओके, गिनती तो सही कर लेते हो तुम। 5वां, चलो चलो। अब एक डिस्चार्ज ट्यूब है भाइयों, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। इसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी हैं और नेगेटिव आयंस भी हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। लिखते जाओ, बहुत पॉपुलर सवाल है, खूब बार पेपर में आया है ऑल इंडिया लेवल पर। अब होता क्या है, पॉजिटिव आयंस जा रहे हैं आगे, नेगेटिव आयंस जा रहे हैं पीछे। तो अपन को लगता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट भी घटेगी, नहीं, करंट दोनों के कारण ऐड होगी। कारण क्या है, हम ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये कन्वेंशन है। द डायरेक्शन ऑफ करंट is always opposite to flow of electrons. करंट की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है। मतलब समझो बात को,
अगर इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है तो इसके कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी वो आगे होगी, पॉजिटिव आगे जा रहा है तो करंट आगे ही होगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट और पॉजिटिव के अलोंग, तो दोनों जो करंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो ऐड ही होगी। बस ये एक बहुत फेमस बात है। सामान्य तो ऐसा लगता है प्रश्न पढ़ते, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अपन को लगता है यार विपरीत दिशा है तो करंट कम हो जाएगी। आराम से समझ लीजिए, हां दोनों अपोजिट जा रहे हैं, पर प्लस के कारण कॉन्स्टिट्यूट करंट और माइनस के कारण कॉन्स्टिट्यूट करंट दोनों की दिशा सेम होगी, हेंस नेट करंट एडअप हो जाएगी। इसको स्टार लगा के रखिए, यहां 5 मिनट खर्च करिए। हां वो अपोजिट मूव कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, इसके बावजूद करंट ऐड होगी क्योंकि दोनों के कारण जो करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी दिशा सेम होगी। बोलिए। बढ़े क्या आगे? आसान है, मतलब आपको अगले 4 लेक्चर में आपको बता सकता हूं क्या क्या पढ़ाऊंगा। आपको पता है इसके बाद ड्रिफ्ट आएगा, रिलेशन आएगा, करंट डेंसिटी, फिर आएगा ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी आपको याद है, आर बराबर रो एल बाय ए, ओम्स लॉ वी बराबर आई आर। इसलिए आसान चैप्टर है, आपको अगले 3-4 लेक्चर पता है। फिर सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा, किरचॉफ लॉ आएगा, उस पर क्वेश्चन आएंगे, बैटरी आएगी, तो ये सब चीजें ऐसी है। अच्छा, इनके साथ आपकी दोस्ती भी है, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, रेजिस्टेंस, लंबाई, क्रॉस सेक्शन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो बहुत कंफर्ट जोन में चैप्टर तैयार हो जाता है। इसलिए ऑप्टिक्स पहले लिया कि यार वो वाली चीज निपट जाए, करंट कैपेसिटर तो अभी भी आराम से तैयार हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए 5वां पॉइंट हो गया। छठा लिखिए, एक टर्म होता है एन, इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभार इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बहुत काम आता है। मेटल्स में अगर बात करें तो पता है आप हैरान रह जाएंगे, पर मीटर क्यूब में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सोचिए, याद नहीं करना। 10 की घात 28, 10 की घात 28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 4, 10, 15, 18, 20 नहीं, 10 की पावर 28। डेटा याद नहीं करना है, ऐसे जानकारी हो थोड़ी बहुत अच्छा लगता है कि इतने होते हैं। इसे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। कभी कभार इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी लगा दिया जाता है, तो मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, कितना चाहिए मुझे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, एक होता है मास बटे मोलर मास MW, एक और होता है नंबर ऑफ एटम्स बटे में Na। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है, तो कभी कभार जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। मोलर मास जनरली ग्राम में होता है, तो आपको उसको केजी में रखना होता है, क्योंकि आपको मान लो किसी का याद है, जैसे मैं बोलता हूं O2 का, तो O2 का आप क्या बोलते हो, 32 ग्राम होता है। पर जब SI में यूज करोगे तो MW हमेशा केजी में रखा जाएगा, ये गलती हो जाती है, क्योंकि अपन को 32 रटा हुआ है O2 का, पर वो 32 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो 32 नहीं, 32 इंटू 10⁻³ लिख लीजिए। 2 मिनट लो, सारे पॉइंट रिवाइज करो। 10 सवाल करा के दिखाता हूं मैं आपको खटाखट, जो अपन ने सब पढ़ा। शुरू से पढ़ो। करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। 2 तरह की करंट, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। फिर क्वांटाइजेशन Q बराबर NE। फिर 5-6 बातें। 2 मिनट लो, लिखने के बाद बिल्कुल इसको रिकॉल कर लो। एक बार मन में आंख बंद करके एक पॉइंट रिवाइज कर लो और फिर क्वेश्चंस करके देखते हैं। कितने दिन? 50 दिन की छुट्टी ले ली तुमने? 40? बढ़े आगे? चलो एक बार पढ़ लो, 5 मिनट दे रहा हूं एग्जैक्ट। सारे पॉइंट याद होने चाहिए। 2-2.5 पेज पढ़े हैं, इस बार इसको रिकॉल कर लो। हर बार सोचो, आसान है। और 5 प्रश्न आते हैं यार, ये 5 प्रश्न तो अपन ये तैयार कर लेंगे खटाखट, तो अलग ही मजा आ जाएगा। सोचो आप 5 काबू में आ गए तो। और आप सीधा सोचो यार, 3 चैप्टर, 5 से 6 ऑप्टिक्स, 5 से 6 मॉडर्न, 5 से 6 करंट। यार 18 सवाल मुझे 3 चैप्टर में मिल रहे हैं, तो ये तो ऐसे तैयार करो कि मजा आ जाए। क्योंकि तीनों ही चैप्टर बड़े जबरदस्त है, तीनों ही शानदार है। पूछूंगा, एक बार रिवाइज अच्छे से कर लो, पूरा अच्छे से पढ़कर सारे पॉइंट्स। करंट स्केलर है या वेक्टर है? बचपन से पढ़ रहे हैं, करंट स्केलर है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसके बावजूद स्केलर है। क्योंकि ये देखिए आप, ये 60 डिग्री पे हो वायर, या 90 डिग्री पर हो, या 180 डिग्री पे हो, कोई फर्क कहां पड़ रहा है? 3 आई 4 आई साथ ही जाएगी, 3 आई 4 आई साथ। अगर ये बल होते तो फर्क पड़ जाता। √f1² प्लस f2² प्लस 2f1 f2 cos थीटा। वायर अलग एंगल पर है, पर आंसर में कोई फर्क, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, इट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नोट लगा के लिख लो इस बात को। करंट स्केलर है, हां इसके पास मैग्नीट्यूड है, हां इसके पास डायरेक्शन है, इसके बावजूद ये वेक्टर नहीं है। क्योंकि वेक्टर की सबसे मेन शर्त होती है लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना। आप खुद देखिए, ये 2 तार 60 पर हो या 180 पर हो, आपका आंसर ही नहीं बदल रहा, आपका आंसर वो ही रह रहा है। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, यहां से जितना चार्ज आया उतने चार्ज को आगे जाना ही पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। रीजन क्या दिया जा सकता है? इस अससन रीजन का सवाल बन गए, ऐसे ही बनते हैं, कुछ नया थोड़ी ना बनेगा। अससन दे दिया, रीजन दे दिया, क्यों नहीं है? कारण करंट वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता। हो गया सवाल, नए प्रश्न नहीं आएंगे। जेई मेन का आप उठा के देख लीजिएगा, अपन तो नीट की तैयारी कर रहे हैं। सारे सवाल आप ऐसा लगेगा रे सर मेरे तो 22-23 सवाल देखे हुए हैं, सब वही कॉपी के ईएलपी के क्वेश्चन। और मैंने आपको पहले ही प्रॉमिस किया था, पूरा हो जाएगा फिर सारे ऑप्टिक्स के आपको करके दिखाऊंगा। एक भी प्रश्न ऑप्टिक्स का कॉपी में से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है ना यही कॉन्सेप्ट आने हैं, इसके अलावा नहीं है कुछ। बस आपको मल्टीपल इसको क्या करना है, रिवाइज। उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। उसमें 50 मिनट खर्च होंगे मेरे सारे जेई मेन के ऑप्टिक्स के सवाल कराने में, पर वो इसलिए कराए जाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता है।
फेथ बढ़ता है, अरे यार अपन को कॉपी बहुत अच्छे से तैयार कर लेनी चाहिए। कॉन्फिडेंस का गेम है सर। चलिए फटाफट 10 सवाल लिखते हैं, धमाधम करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, स्पीड तेज है तो सवाल लिख लीजिए पूरा, स्पीड धीरे है तो घर जाके लिख लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे। पर क्वेश्चन लिखें, पेपर में प्रश्न लैंग्वेज के साथ आता है, लैंग्वेज बहुत जरूरी होती है। लिखते चलिए। अब कितना बेसिक सवाल है, करंट दे रखी है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, तो देखना अच्छे से, इसमें भी गलत हो जाता है सवाल। आसान प्रश्न है, I बराबर Q बाई टी, नंबर चाहिए, नंबर कहां से आएंगे, Q की जगह NE, NE, ठीक है। अब क्या करें, I दे रखा है कितना, 8 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, ई रटा हुआ है, टाइम 1 मिनट, 1 मिनट में तो काम करेंगे नहीं, 60 सेकेंड। हो गया सवाल। पढ़ो अब। 180 भी ऐसा है कि ना बहुत आराम से अपन क्लेम कर सकते हैं, 180 की तरफ धीरे धीरे बढ़ो, प्रैक्टिस बढ़ाओ। 80-90 आ रहे हैं, 130-140 पे आओगे, 50-60 कंटिन्यूस आ रहे हैं, और मेहनत करो, लापरवाही कम करो। अब ये स्टैंडर्ड होता है, इतना काम आता है ये, 1/1.6 इंटू 10 की घात -19, 6.25 इंटू 10 की घात 18, इतना फेमस है ये, बार बार काम आएगा। ई तो ई रहेगा हमेशा, ये कौन बदलेगा, डिवाइड में जाएगा तो भी यही रहेगा। तो ये वाला जो फैक्टर है पूरा, इसकी जगह पूरा चिपका सकते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18, ये इतना फेमस है। कोने में लिख दीजिए, याद रहे तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन तो कर ही रहे, क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता ना, क्या बदलेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बदल नहीं सकता, डिवाइड में जाएगा वो नंबर हमेशा ही वो ही रहेगा। गुणा कर लेंगे, अब गुणा करना आसान है, 1.6 से भाग देना कठिन है, और अगर ऊपर नीचे पूरा ही सॉल्व हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हो भी रहा है, पूरा ही हो रहा है। इस बार तो सवाल आसान है, 8 का पहाड़ा जा रहा है 2 से, और 2 का पहाड़ा ऊपर भी जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगला लिखिए, फटाफट पेन चलाइए, 80-90 सवाल हो जाए अपने करंट में तो मजा आ जाएगा। 5 सवाल आते हैं, हमारा टारगेट है 90-95 सवाल कॉपी में आ जाए, तो थोड़ा सा अपन को स्पीड रखनी पड़ेगी, और यहां स्पीड रखी जा सकती है क्योंकि चैप्टर आसान है, तो यहां कोई बुराई भी नहीं है। अब इसमें एक शब्द काम का है, अल्फा। अब तुझे अल्फा पे पता होना चाहिए, चार्ज डबल होता है, बस और कुछ भी नहीं है।
ये अल्फा ही घबराहट है बस, और मिनट है, मिनट को सही करना है। तो करंट पूछिए, तो सबसे पहले आराम से लिखो Q बाय टी, Q की जगह N E अपॉन टी। अब ध्यान दो कितने हैं, 10,000, 10,000 तो अल्फा, और एक अल्फा पे चार्ज ट्वाइस होता है, अल्फा पे चार्ज ट्वाइस होता है, ये दो अल्फा के कारण आया है, बस यही गलती है। समय 1 मिनट, तो 60 से गुणा कर दो। अल्फा वाली गलती है, उसको हाईलाइट कर लीजिए, ये दो याद नहीं आता, अल्फा पे चार्ज डबल होता है। बोलिए, क्लियर है? कितना? 0.5 इंटू 10 की घात -16, 0.5 इंटू 10 की घात -16। देखो तो ये आ रहा है क्या भाई, चेक कर लो बच्चों। 0.5 गुणा 10 की घात -16। तीसरा मोस्ट फेमस सवाल, सवाल लिखो, सवाल की कीमत है, सवाल लिखा रहेगा तो बढ़िया पूरा पूरा सॉल्व कर पाओगे। सवाल लिखो, स्पीड तेज है तो अभी लिखो, धीरे लिखते हो घर जाके पूरा कर लो, पर सवाल पूरा लिखो। प्रश्न पढ़ते क्लिक कर रहा है, क्या हो रहा है? दो आयंस हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, और एक राइट में जा रहा है और एक लेफ्ट में जा रहा है, कोई टेंशन नहीं। करंट ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट? ऐड होगी। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, स्टार लगा लो। फेमस प्रश्न है, इसमें मतलब ऐसे वाले पेज पे लिखो, ये तो फिर इंक आएगी ना पीछे। ये नहीं पता, चित्र भी बना लो और मजा आ जाएगा। डिस्चार्ज ट्यूब है, पॉजिटिव आयन नियॉन प्लस तो जा रहे हैं आगे, और इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? पीछे। तो करंट ऐड होगी। अब देखो करंट कैसे लिखोगे, I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर होता है Q बाई टी, तो Q बराबर NE बाय टी प्लस NE बाय टी, दो बार लिखना पड़ेगा। दो बार क्यों? एक पॉजिटिव आयन के कारण और एक नेगेटिव। ये बोल दो पॉजिटिव आयन की करंट, ये बोल दो नेगेटिव आयन की करंट, बस। अब बताओ पॉजिटिव आयन की संख्या कितनी है? 2.9 इंटू 10 की पावर 18, ये तुम्हें रटा हुआ है। ईच सेकेंड, अरे भैया बढ़िया है, ईच सेकेंड, बढ़िया हो गया, 1 हो गया, अच्छी बात है। और नेगेटिव की संख्या
1.2 इंटू 10 की पावर 18 ईच सेकेंड। काम बढ़िया करो सोच समझ के, दोनों करंट ऐड हो जाएंगी। अभी मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन ही आ जाएगा। अभी मल्टीप्लाई मत करना, कॉमन आ जाएगा। आराम से करो। क्या लगाया सोचो। क्या शी सर? आई बराबर क्यू बाई टी। हाँ सर ये याद है। फिर सर क्यू की जगह क्या लिखा? एन ई। कोने में ये भी लिखते जाओ। एन क्या है? संख्या, ई चार्ज। आराम से देख लो तसल्ली पूर्वक। बताओ कॉमन क्या ले लूं? 1.6 इंटू 10 की घात -19 और 10 की घात 18 भी कॉमन ले लूं। अंदर बचेगा 2.9 प्लस 1.2, तो 1.6 इंटू 10 की घात -1, 2.9, 3.9, 4.1, तो 16 चौके 64 होता है। तो कितना हो जाएगा? 0.65 एम्पियर। टेन की पावर -1 तो नहीं आएगा? अच्छा उसमें चला गया ना वो एक इधर। ठीक है देख लो, सही है क्या? अगला बोर मॉडल। हर बात पे एक सवाल है ताकि एकदम शानदार चीजें नोट्स में आ जाए। हर प्रोफाइल पे एक प्रश्न, हर प्रोफाइल पे एक प्रश्न होता है तो रिवीजन करने में आसानी रहती है। ईएलपी में भी है सवाल, ईएलपी है साथ में, तो ईएलपी भी देखते जाओ। ईएलपी का क्वेश्चन नंबर ही डाल दो, क्वेश्चन नंबर 6। समय और बच जाएगा। ईएलपी साथ लेके आओ, रोज मेरे साथ करो काफी सारे सवाल। घर पे बच्चे हुए क्वेश्चन, पूरी ईएलपी तैयार होनी चाहिए। 5 प्रश्न है, तुम खुद सोचो, समझदारी की बात है। 5 प्रश्न तो मायने रखते हैं। क्या दे रखा है? स्पीड। स्पीड आते ही क्या QV बटे 2 पाई आर चमकता है? बस खत्म। कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो 1.6। स्पीड बताओ? 2.2 इंटू 10 की पावर 6, 2 पाई, और रेडियस 5 इंटू 10 की पावर -11। ईएलपी पे जोर रखना पूरा, 100% कमांड, दाएं बाएं कुछ भी नहीं, 100% एक एक सवाल आना चाहिए, पूरा पूरा। पहले 10 की पावर सॉल्व कर लिया करो। -19 में से 6 गया, -13, 5 दूना 10, ये -10, ऊपर जाएगा तो +10, ऊपर बचा 1.6 इंटू 2.2 बटे 3.14। 22 बटे 7 लिख दो तो और भी बढ़िया, ऊपर 22 दिख रहा है। देखो आप होशियारी, ऊपर 2.2 है तो भैया 3.14 क्यों लिखना, 22 बटे 7 लिख दो। तो 22 बटे 7 से वो तो पूरा कट ही जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करो, हवा में नहीं छोड़ना है, पूरी करो ईमानदारी से।
हाँ जी, बोलो उत्तर। 1.1 इंटू 10 की पावर माइनस, देख लो आ रहा है क्या? क्लियर? हर एक दो दिन में दिखाता रहूंगा आपको, तो क्या बढ़िया रहेगा यार। इकलौते चैप्टर से 6 सवाल मिल रहे हैं तो गजब ही है, तो अच्छे से कर लो। अगला, फटाफट मॉड्यूल के घर पे पन्ने भी पलटने हैं। जितना पढ़ा दिया यार मॉड्यूल साथ साथ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डर पढ़ लेते हैं। थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा लगाइए कि साथ साथ चीजें चलती जाएं। अब क्यू का फंक्शन देते ही चमकना चाहिए। क्यू का फंक्शन गिवन है, क्यू का फंक्शन गिवन है। सोचो अगर क्यू का फंक्शन गिवन है तो सीधा डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी। क्यू का फंक्शन गिवन है डी क्यू बाय डी टी। बताइए, सीधा डिफरेंशियल लिख सकते हैं, बड़े हैं। 2t² का 2t, 5t का 1। ये c कुछ नहीं है, गुलाम है। क्या स्टैंडर्ड लैंग्वेज देखते ना तो घबराते नहीं है। नहीं देखा हुआ तो फंसोगे सी। अब देखा हुआ है, 8-10 बार सवाल में देख लोगे तो परेशान नहीं होगा। अच्छा यह कुलम लिखा होता है अंत में, उसकी यूनिट है। इसलिए पूरा सवाल लिखने के अलग आनंद है। मैं चाहता तो ऐसा लिख सकता था, क्यू गिवन है आई निकालो, उसमें मजा नहीं है। इस तरह की भाषा लिखी हुई आती है। हम तो क्या पढ़ाते समय ऐसा लिख देते हैं, क्यू दे रखा है आई निकालो, मास दे रखा है, थीटा दे रखा है, वेलोसिटी निकालो। सवाल इतना आसान भाषा में नहीं आएगा ना। पढ़ाते समय हम ये वाली भाषा यूज करते हैं, सब परीक्षा में तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। तो इस तरह की लैंग्वेज दिमाग में बार बार एंटर करनी जरूरी है। हम लिख सकते हैं ना, अभी अगला सवाल ऐसा लिख सकता हूं मैं, करंट का फंक्शन दे रखा है, फाइंड चार्ज। पेपर में ऐसी भाषा नहीं आएगी, पेपर में तो पूरा सवाल फ्रेम आता है। बताओ कितना आंसर? t बराबर 2 पर कितना? 4 दूना 8, 13 एम्पियर। सही है क्या? एक मिनट रुक जाओ, पूरी बात बोल लो। Q के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर चार्ज मिलता है। दिक्कत कहां है? करंट मिलता है। Q का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, करंट मिलेगा। उल्टा, अगर कोई एक चीज याद हो गई तो उल्टा करंट का इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इंटीग्रेशन से थोड़ा याद दिला दो सर, वहां थोड़ी हालत खराब होती है। कोई दिक्कत? मैं बैठा हूं ना भाई, काहे को दिक्कत है? देख, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, अकेले dt का t होता है, अकेले dt का t। पावर में करना हो 3t² का, पावर में एक बढ़ा उसी से डिवाइड। लिमिट कैसे डालते हैं? अपर लिमिट माइनस, लिमिट डालने पहले से नीचे वाला नंबर बाहर ले लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो घबराने का कहा इंटीग्रेशन से? अकेले dt का t, पावर हो एक बढ़ाओ उसी से डिवाइड। अगला लिखो, करंट का फंक्शन दे रखा है पर थोड़ा सा ऊट पटांग है, उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा सोच समझ के। करंट का फंक्शन गिवन है,
अब ये 2a 0.6 a/c² कुछ नहीं है, वो सब यूनिट है। यूनिट का कचरा हटा दो, 2 + 0.6/t²। समझा दो सर क्या है, मैं समझा देता हूं। 2 एम्पियर। सर ये क्या है? ये है एम्पियर बटे सेकंड स्क्वायर, और टाइम स्क्वायर की सेकंड स्क्वायर ही होगी, तो ये कट जाएगा। क्या बच जाएगा? एम्पियर। एम्पियर ही बचना चाहिए। तो इन शब्दों से हमें उलझना नहीं है, इसलिए जानबूझ के सवाल लाया गया है कि आपको परेशान नहीं होना। रे यार, यूनिट लिखा हुआ है। बड़े विद्वान लोग ऐसे लिखते हैं कि हाँ 0.6 एम्पियर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप और मैं चलते फिरते ऐसे लिख देते हैं, हाँ, पर बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग ऐसा लिखते हैं, 2 + 0.6 एम्पियर अपॉन सेकंड स्क्वायर t²। ये आइए आ गया। खराब होती तो भी हम आते रहते हैं। कैसी नौकरी हमारी, पैसा, बहुत पैसा, बहुत मिलता है, बहुत। मैं तो बता दूंगा तो परेशान हो जाएगी। तो आई दे रखा है, आई इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में धड़कनें बढ़ानी नहीं है। Q = I dt, आई रख दो, 2 + 0.6 t²। टेढ़ा मेढ़ा मत करो, सही लिखो, 2 dt 0.6 t² dt। ये अच्छा काम है, सीधा तुम कर रहे हो, पर एक्सप्रेशन से चलो। और कहां से कहां पूछा टाइम इंटरवल? 0 से 10। बेहतरीन काम करो, जुगाड़बाजी मत लगाओ, अच्छा काम करो, मन अच्छा रखो, खुश रखो, घर जाके पढ़ो खूब सारा, आज तैयार हो जाएगा चैप्टर। अब देख, इंटीग्रेशन में फंसना नहीं, मैं बताता हूं तुझे। Q 2 dt का t 0.6 बाहर, t² का t³/3। अब लिमिट देखना, फर्स्ट मत, अपर माइनस लोअर, नीचे वाला नंबर बाहर, 10 का क्यूब -0 का क्यूब, फंसना नहीं। 2 × 10 20, 0.6/3, 10 का क्यूब 1000, तो 600/3 200, 220 कूलाम। आंसर 220 कूलाम। कब करेगा कैलकुलेशन सही? पेन ही घुमाता रहता है, कैलकुलेशन भी आनी चाहिए। बड़ी समस्या, ऐसा सॉल्व ही नहीं होता, प्रश्न करूं क्या? 220। दूसरे में क्या कह रहा है? व्हाट कांस्टेंट करंट, सेम टाइम इंटरवल में इतना चार्ज फ्लो कराना है, तो करंट I = Q/T। कितना चार्ज? उतना ही। कितना समय? उतना ही। 22। बोलिए, भाषा समझ में आई? कि उतना ही चार्ज उतने ही समय में फ्लो करवाना है, तो करंट बताइए, बोलो, बढ़े आगे। सेम सवाल है, सवाल लिख लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करनी है। अब आई का फंक्शन देते ही बताइए क्या करना है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल का एक ही कराया है, इंटीग्रेशन के 2 करा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में थोड़ा डर रहता है, इसलिए इंटीग्रेशन के 2 सवाल लाए हैं। क्यू का डिफरेंशियल का एक ही था,
तो क्वेश्चंस अरेंज इस तरह से किए जाते हैं कि आप जहां जहां परेशानी है ना वहां पे क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करानी है। हाँ, वो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगता है मैं जमाता हूं क्वेश्चन। बस बस, भावनात्मक नहीं होना। हाँ हाँ, कर सकते हैं। तो Q बराबर इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब देखो, अब ये ए नहीं परेशान कर रहा ना, जब 10-12 बार देख लोगे तो ए सी एम्पियर पर सेकंड स्क्वायर धीरे धीरे यूज टू हो जाओगे। तो बस आई 2 प्लस 3t इंटू डी टी, तो 2dt प्लस 3t dt, 2 बाहर अकेले dt का चल रहा हूं, t की पावर 1 का बोलो, t स्क्वायर बाय 2, लिमिट 10 सेकेंड, कितना? कर लोगे घर पे? 170 कूलम। तो ये वाली प्रोफाइल याद हो गई क्या? क्यू का तो डिफरेंशिएशन करते हैं, परंतु करंट का इंटीग्रेशन करते हैं। क्यू के डिफरेंशिएशन से करंट मिलती है, पर करंट के इंटीग्रेशन से चार्ज मिलता है। एक सौ सत्तर, 170, मोल कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा सा कठिन माना जाता है सवाल, और हर जगह दे रखा है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ऐसा इलेक्ट्रो में भी बनता था, आपको याद हो तो हम चार्ज निकालते थे 100 ग्राम पानी में, 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सवाल हर जगह बनता है, इसको थोड़ा तरीके से अगर टेकल किया जाएगा ना इसकी हैंडलिंग, तो आप समझ जाओगे। बस थोड़ी सी इसको बढ़िया तरीके से इसका हैंडलिंग सीख लीजिए, क्या भाषा है, कैसे बढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन सवाल है। क्या कह रहा है, आराम से पढ़ो, अपन को ऐसा छापना नहीं है, सॉल्यूशन समझना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन पूछा है। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, एटॉमिक मास दे रखा है, और पर एटम कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? एक, लिखा हुआ है। हर एटम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है। जरूरी नहीं है वो एक करे, 10 कर सकता है, 100 कर सकता है, 1000 कर सकता है। उसने दे दिया, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इज 1। एक एटम एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है।
आया? अब देखो मैं सिखाता हूं कैसे, अभी आपको सिखाया तो था, नंबर ऑफ एटम्स बटे Na बराबर मास बटे मोलर मास। नंबर ऑफ एटम नहीं पता आशीष सर, Na 6.023 इंटू 10 की पावर 23, मास नहीं पता सर, मोलर मास 100 ग्राम है 10 की घात -3, तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए सर मास अपॉन 100 इंटू 10 की पावर -3, 6.03 इंटू 10 की पावर 23, ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए। ये अभी फिजिकल केमिस्ट्री लगाई है, फिजिक्स नहीं आई। अब पूछा क्या है, पूछा है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही एटम दे रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह नंबर ऑफ एटम भी रखा जा सकता है। अब नंबर ऑफ एटम की वैल्यू डाल दीजिए आप, मास बटे 100 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 बटे में वॉल्यूम। अब मास बटे वॉल्यूम क्या बन जाएगी, डेंसिटी। मास बटे वॉल्यूम क्या बन जाएगी, डेंसिटी। कितनी दे रखी है डेंसिटी, 10 की पावर 4। अच्छा सवाल है, करा हुआ होगा तो परेशान नहीं होगे, और हर जगह किताब में उपलब्ध है तो आने की संभावना भी रहती है, एनसीईआरटी में दे रखा है। क्या बात समझ में आई, देख लो अच्छे से। ये तो मैंने लगाया मोल कॉन्सेप्ट, आप चाहते तो यहीं दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वो भी अच्छा है, समझदारी तो वही है, यहीं वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, नहीं तो वैल्यू रख दी। अब बताओ कितना हो गया, ये हो गया -1, ऊपर जाएगा +1, 23 और 5 28, 28 आएगा भाई, 6.023 इंटू 10 की पावर 28। जानबूझ के वैल्यू ऐसे ली, अभी लिखवाया भी था आपको, याद करो, पर मीटर क्यूब कितने आते हैं, 10 की पावर 28, याद आया आपको भी। एक आइडिया रहता है ना, अपन पढ़ रहे हैं कि 1 मीटर को चलते फिर तो पूछ ले 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन, तो तुम तुक्के भी क्या मारोगे, 100 200 500। अब तुम्हारा एक विजन खुला हुआ है, 100 200 500 नहीं, 10 की पावर 28। तुक्के मारने की तो अपन को एक रेंज पता हो, एक आइडिया तो हो। अब तुम्हें सुना हुआ है, भले ही इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछता, मुझे पता है। जब साइंस पढ़ रहे हैं तो सीखो ना कि 1 मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 की घात 28 चलती है भाई। नहीं बनी बात, बढ़े आगे। अच्छा सवाल लगा लो, स्टार, रिवीजन करने वाला सवाल है, कठिन नहीं है, रिवीजन करके रखोगे तो ये वाली बात हमेशा के लिए सोच पाओगे, पूछा जाता है। हाँ जी बोलो, बढ़िया प्रश्न है।
अब इसमें क्या कह रहा है, पहले तो चार्ज पूछा है, क्यू पूछा है, तो यार अपनी सोच क्या कहती है भाई आशीष सर, अपन ने तो 10वीं से पढ़ा I बराबर क्यू बाई टी, तो क्यू होना चाहिए I इंटू टी। अप्रोच, दिमाग कैसे बातों को सोचता है। अब क्या चाहिए, I चाहिए, टी चाहिए। I तो बदल रहा है, 4 से 0, 4 लूं, 0 लूं, क्या लूं, एक शब्द उसने लिखा है लीनियरली। लीनियरली का मतलब होता है एवरेज लिया जाए। जब भी कोई चीज लीनियर वेरी करती है तो एवरेज लेना चाहिए। कहीं भी अगर मुझे आपको यह सिखाना हो कि एक रॉड है और जिसका मास m है, अपने खुद के वेट के कारण ये कितना एलोंगेटेड हो जाता है, तो सर ने हमें सिखाया है डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन वाई ए, और एफ एफ नहीं एवरेज, याद करिए एवरेज। यहां टेंशन निकाल लोगे तो 0 आएगा, यहां टेंशन निकाल लोगे mg आएगा। टेंशन तो लगातार वेरी कर रहा है, तो एवरेज 0 प्लस mg बटे 2 सीधा mg बाय 2। इलास्टिसिटी, एलोंगेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, ड्यू टू इट्स ओन वेट, 5 बार आया हुआ है पेपर में। सीधा आपको तनाव रखना है mg बाय 2, हर जगह बनता है। यही अगर आप इस रॉड को ऐसे खींचोगे तो भी यही होगा, यहां अलग सिचुएशन लगेगी, पर हर बार टी की जगह क्या आएगा, टी एवरेज। लीनियर फंक्शन, जब भी कोई चीज लीनियर वेरी करती है। एक सवाल बनता है, बाल्टी है और बाल्टी में पानी भरा हुआ है और आप उस बाल्टी को ऊपर खींच रहे हो, पानी लगातार लीक कर रहा है, तो वर्क डन पूछते हैं, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, पानी तो लगातार लीक कर रहा है। अब mgh होता है, अब m कौन सा लें, m एवरेज। सबसे नीचे कितना पानी था, सबसे ऊपर कितना पानी है, एवरेज। ये हर जगह लगती है बात, जहां जहां लीनियरली वेरी करेगा वहां करंट हमें क्या लेनी चाहिए, एवरेज। लिख लो आप पूरा सेंटेंस, एवरेज। तो इनिशियल 4, फाइनल 0 बटे 2, टाइम कितना 10। अच्छा सवाल मिल गया है कि यार कभी भी कितना आएगा 20। लीनियर फंक्शन होता है तब हमें उसे एवरेज लेना चाहिए, क्योंकि करंट तो वेरी कर रही है, तो फिर करंट कौन सी लें, करंट कौन सी लें। ये तो है साहब मेथड नंबर 1, एक समझदारी कि लीनियर फंक्शन में एवरेज लिया जाता है। अभी सिकंदर सर ने मुझे बता दिया था, मैंने पूछा भी था उनसे कि सर लीनियर फंक्शन में कैसे करना है, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कर ले, जल्दी सवाल सॉल्व हो जाता है। बिल्कुल सही। अब दूसरा तरीका भी देखिए, यही प्रश्न आप ग्राफ से कर सकते हैं। करंट 4 एंपियर थी, लीनियरली स्ट्रेट लाइन तरीके से कम हो रही है, और 10 सेकंड पर कितनी हो गई, 0। ये देखिए आप, कितना बढ़िया कह रहा है, करंट 4 से 0 हो गई, 4 थी, कम होते यहां 0 हो गई, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब याद करिए, पूरा वाक्य लिखिए, ये आईटी कर्व है, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, चार्ज। आईटी कर्व का एरिया चार्ज, ट्रायंगल है तो एरिया निकाल लीजिए, हाफ बेस इंटू हाइट 20 कूलम। बोलिए, पन्ने पलटिए, वो वापस 6 पॉइंट रिवाइज करते हैं। 6 पॉइंट लिखाए थे,
देखते हैं सारे पे सवाल आ गए क्या, एक एक रिवाइज करते हैं, बात करते हैं, एक एक रिवाइज करते हैं, बात करते हैं। ये देखिए पहला पहला, हाँ सर ये याद हो गया, क्यू के फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इस पे सवाल आ गया था। आई के फंक्शन का इंटीग्रेशन, सर इस पे 2 क्वेश्चन आए थे। ये लास्ट सवाल, आईटी कर्व का एरिया क्या देता है, चार्ज। तीनों कॉन्सेप्ट पे सवाल आ गए, तीनों कॉन्सेप्ट आपने कॉपी में लिखा है, उस पे एक एक सवाल सब पे करा दिया, बढ़िया नोट्स तैयार हो रहे हैं। आगे देखिए, बोर मॉडल पे सवाल आ गया, स्पीड पे, स्पीड के लिए सीधा करंट याद होना चाहिए, वापस याद भी हो रहा है सर, आई बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई आर। हमें याद हो जाते हैं सर, आपकी क्या स्थिति होगी, हमें तो सब रटा हुआ पड़ा है, उसमें आप चिंता नहीं करिए, आप अपना देखिए कि आई बराबर क्यू बी बटे 2 पाई आर, सीधा याद होना चाहिए। स्पीड आ रहा है तो आई बराबर क्यू बी बाय 2 पाई आर। और देखिए पांचवा, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन विपरीत दिशा में जा रहे हैं, जहां विपरीत दिशा में रहे पर करंट दोनों में ऐड होगी। मोस्ट पॉपुलर सवाल, इस पे भी क्वेश्चन आ गया। छठा, मोल कॉन्सेप्ट, इस पे भी सवाल अपन ने कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। और ये बात तो है ही कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। बोलिए क्या ये बात हुई, आगे बढ़िए, अगले पेज पर आइए। ये एक बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आपकी मर्जी पड़े जो चैप्टर पढ़ लो, सब चैप्टर तैयार हो जाएंगे। बस वो सीक्वेंस है, कैसे पढ़ना है, पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, कौन सी बात किस ऑर्डर में लिखनी है, और उस पर सवाल भी एकदम सिस्टमेटिक जमे हुए, चैप्टर बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाता है। प्रोफाइल देखते ही अटैक करना होता है कि यार ये अपन को इसमें ये अप्लाई करना है। लिखिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज का होमवर्क लिख लें, ELP 1 पूरी करनी है, ELP 1 पूरी करनी है, साथ ही साथ मॉड्यूल को भी साथ में लेते हुए चलें, साथ साथ पन्ने उसके पलटते चलें। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 तक का पढ़ा दिया है, कॉन्सेप्ट बिल्डर 1 पूरा हो जाए, सॉल्व एग्जांपल पूरे कर लें, समय बच रहा है, ELP जल्दी हो गई, सॉल्व एग्जांपल कर लिए मॉड्यूल के, प्रैक्टिस है। ये वाले सब थॉट प्रोसेस से ऊपर आ जाइए, सिर्फ कॉपी पढ़ लूं क्या, सिर्फ PYQ कर लूं क्या, बार बार यही PYQ करता जाऊं क्या, इतना करने से हो जाएगा क्या, इन सब का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल थॉट प्रोसेस क्लियर रखिए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। अलग बात है पेपर कॉपी में से आ जाएगा, वो सेकंड बात है, पर अपन को तो बिल्कुल ओपन माइंड रहना है, हर चीज करनी है, छोड़ना कुछ नहीं है। चलो अब लिखो केस 1, when no potential difference is applied। तो हम किसी कंडक्टर की बात कर रहे हैं और आपने कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, तो बताइए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे करते रहते हैं, रैंडम मोशन, जैसे एक गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर के अंदर करते हैं, सब रैंडम मोशन करते रहते हैं। और इनकी जो थर्मल स्पीड होती है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे, कैसे निकालेंगे, हाफ mv²। और जब आप केटीजी पढ़ लेंगे तंवर सिखाएंगे आपको, अच्छा आपके हो गई थर्मल, तो हाफ mv² क्या होता है, 3/2 kT। यहां से जो इनका Vrms आएगा वो आता है √3 kT/m। याद नहीं करना है, ये सॉल्व करेंगे तो लगभग आता है 10⁵। मतलब जो अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पर, उनकी स्पीड देखिए आप 10⁵। इसके बाद भी करंट फ्लो नहीं है, क्योंकि आप जो 10वीं क्लास में परिभाषा पढ़ रहे हो
आधी अधूरी है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो करने से करंट आती है। आज बढ़िया सीख के जाइए, कोई भी आप क्रॉस सेक्शन लेंगे तो रैंडम मोशन हो रहा है। जितने इलेक्ट्रॉन ऐसे क्रॉस कर रहे हैं उतने ही ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, तो नेट फ्लो कितना हो गया? 0। अब देखना परिभाषा कितनी अच्छी लिखाई है, पढ़ो, पन्ना पलटो, पहला पहला लैंग्वेज देखो। 10वीं में परिभाषा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मैंने क्या लिखा है वो देखो आप, नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि यहां भी तो चार्ज फ्लो कर रहा है। कितनी बेसिक सी बात है यार, हाँ ये चार्ज फ्लो कर रहा है, तगड़े तरीके से ब्राउनियन मोशन हो रहा है। क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहे हैं, पर किसी भी क्रॉस सेक्शन से जितने इधर पास हो रहे हैं उतने इधर। सर आपको क्या पता बराबर हो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं पता। हम तो इसके चारों दोनों तरफ एक अमीटर लगा के देखेंगे, और अमीटर में कोई करंट, अमीटर में कोई करंट नहीं आ रही, तो फिर हमने कॉन्सिक्वेंस बताया कि किसी सेक्शन से जितने 10 इधर गए होंगे उतने ही 10 इधर आ गए होंगे, तो नेट फ्लो कितना हो गया? 0। थोड़े शब्दों को पकड़ के जाइए, केवल चार्ज फ्लो से काम नहीं चलता, किसी क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज पास होना चाहिए। यहां नेट चार्ज फ्लो कितना है? क्यों 0 है? बोलो, कोशिश करो, क्यों 0 है? क्योंकि दोनों दिशाओं में रैंडम मोशन, जितना चार्ज लेफ्ट से पास हो रहा है उतना ही खत्म हो गया। अब ये तो है साहब रैंडम मोशन, जब आपने कोई बैटरी नहीं लगाई। ये कौन सी स्पीड कहलाती है बताइए? थर्मल स्पीड। रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने पूरा एक पैराग्राफ में दे रखा है, इसलिए मैंने सब बातें लिख दी। आपको डेटा याद नहीं करना है, पर एक आपको आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि रूम तापमान पर इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल स्पीड होती है बच्चे, वो 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 ना बोल के सोचो, 1 लाख मीटर पर सेकेंड, 1 लाख। इसके बावजूद करंट फ्लो नहीं हो रही, कारण क्या है? रैंडम मोशन। किसी भी सेक्शन से नेट फ्लो कितना हो रहा है? 0। अब आपने क्या लगाया साहब, वो देखिए, केस 2 पहले बराबर आ जाइए। When potential difference is applied, when potential difference is applied across the ends of conductor, across the ends of conductor, अब क्या होगा वो बात करते हैं, तभी करंट फ्लो होती। सुना हुआ है आपने सब, एक बार और देख लेना। 10 की पावर 5, ये कौन सी स्पीड बताइए? थर्मल। मोशन कैसा है? रैंडम, रैंडम मोशन है। ठीक है, लिख लिया क्या? बराबर आ गए क्या? आओ, अब बैटरी लगाने से क्या हो जाता है, सभी सुनना ध्यान से। यहां से असर्शन रीजन के प्रश्न बन सकते हैं, सुनना, बहुत तगड़ी तगड़ी बातें हैं। ये आपने लगाई साहब बैटरी, बैटरी लगाते ही पहला बात इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। याद करिए, इलेक्ट्रो पढ़ा हुआ है आपने, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे क्या पैदा होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़े समझदार हो, इलेक्ट्रो लास्ट पेपर में दिया भी था ताकि आप रिवाइज कर सकें। डेल्टा वी बराबर ईडी, याद करिए, याद करिए, डेल्टा वी बराबर ईडी। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी होता है, याद होना चाहिए। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, सुनो क्या होगा, किसी इलेक्ट्रॉन की बात करो, इलेक्ट्रो तुम रिवाइज करके आए हो, जब भी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो क्या लगता है? फोर्स। कौन सा फोर्स? एफ बराबर क्यू ई। दिशा बताओ, दिशा। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो इसके अपोजिट, इस पे फोर्स कहां लगेगा? पीछे, ये फोर्स लगेगा पीछे। तो इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन बंद नहीं करेंगे, रैंडम मोशन तो है, पर उनकी ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। किस दिशा में? पीछे की तरफ।
अभी सर ड्रिफ्टिंग क्या होती है वो सुनना, आपको अच्छा समझ में आएगा। इमेजिन करिएगा तो आपको समझ में आएगा कि रैंडम मोशन तो बना हुआ है, रैंडमनेस कम हुई है, बस सुनना इमेजिनेशन। ये प्लेन है, सरफेस है, ये जमीन मान लीजिए, और इस पर बहुत सारे मैंने पिलर्स लगा दिए, पिलर, पेन खूब सारे पेन खड़े कर दिए, पेन को फेविक्विक से चिपका दिया। सुनिए ध्यान से, मजा आएगा आपको। समझ गए इमेजिनेशन? प्लेन है और पिलर्स, खंबे खड़े कर दिए, और एक बॉल को छोड़ दिया और उस पर एक ऐसा किक मार दी। बताइए बॉल का मोशन कैसा होगा? सीधा सीधा या रैंडम? रैंडम भी कैसा सोचना, इससे टकराई, टकरा के इधर गई होगी, उस खंबे से टकरा के इधर आई, फिर इधर गई, फिर उधर गई, मोशन कैसा है? ये देखिए, समझिए मॉडल, इमेजिनेशन, रैंडम मोशन कर रहा है। अब आप सुनना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस कॉपी को हल्का सा 20 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया। इमेजिन करिएगा, वही खंबे, वही पिलर्स, वही बॉल छोड़ दिया, क्या सीधी सीधी जाएगी, टकराएगी? टकराएगी, टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, पर ओवरऑल तो फिसलती हुई नीचे ही जाएगी। समझे बात को? वापस, पहले सरफेस प्लेन थी एकदम हॉरिजॉन्टल, और आपने एक बॉल ऐसे मार दी, ये बॉल कहीं भी जा सकती है, इधर उधर इधर इधर, रैंडम। अब आपने इस कॉपी को पूरा 15 डिग्री पर टिल्ट कर दिया। ईमानदारी से बताइए, फाइनली बॉल की ड्रिफ्टिंग कहां होगी? नीचे। तुम 1 मिनट बाद देखोगे तो बॉल तुम्हें नीचे ही मिलेगी, और अगले सेकंड देखोगे नीचे ही मिलेगी, भले ही वो टकरा टकरा रही होगी, पर कहां 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 जा रही होगी? नीचे। क्यों? क्यों? एक mg sin थीटा का क्या लग गया? फोर्स। अब यहां से इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन पे एक बल लग गया, कौन लगा रहा है? F बराबर Q, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। रैंडम मोशन 100% अभी भी है, पर सब ड्रिफ्ट होने लग गए, किस तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट? अपोजिट। क्या कुछ एक मॉडल समझ में आया कि हाँ यार, अगर सरफेस प्लेन होती, खंबे होते, एक बॉल को छोड़ देता, वो ऐसे 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 टकराती, उसी प्लेन में टकराती रहती। अब आपने इसको ऐसे कर दिया, टक्कर तो अभी भी हो रही है, पर वो फाइनली इवेंचुअली कहां जा रही है? नीचे ही जाएगी, नीचे ही जाएगी, ड्यू टू mg sin थीटा। इसमें बताइए ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां होगा? टुवर्ड्स लेफ्ट या राइट? टुवर्ड्स लेफ्ट। और जिस स्पीड से वो ड्रिफ्ट करता है, उस स्पीड को ही ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। देखो रैंडम है, सीधा मोशन नहीं है रैंडम, पर ओवरऑल ड्रिफ्टिंग कहां होगी? पीछे। दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। और एक बात सुनिए, थोड़ी सी कंसेप्चुअल है, सुन के जाओगे तो मजा आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने इस बात को लिखा है, कोई प्रश्न बन जाए। बात दमदार है। क्या बल लग रहा है? क्या बल लग रहा है? बल लगने से क्या त्वरण आएगा? बोले तो एक्सीलरेशन आएगा। एक्सीलरेशन से तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ती 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 रहनी चाहिए, पर देखा यह गया कि जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ये तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है, और किसी को याद हो तो बहुत कम होती है, 10 की पावर -4 लगभग। तो सवाल छोटी का नहीं है, सवाल इसका है, फोर्स लग रहा है, हाँ। एक्सेलरेशन आएगा, हाँ। तो आप तो मैकेनिक्स में पढ़ाते हो, अगर एक्सेलरेशन आएगा तो स्पीड तो लगातार बढ़ती 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 रहनी चाहिए, इवेंचुअली बढ़नी चाहिए। आपके जो ड्रिफ्ट स्पीड तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। अब अगला रीजन सुनिएगा, एक्सप्लेनेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो जो आयंस हैं उनसे क्या कर रहा होगा? टकरा रहा होगा, कॉलिजन हो रहा होगा। तो जितना एक्सीलरेशन के कारण इसकी एनर्जी बढ़ी, उतनी हर टक्कर के दौरान उस एनर्जी का लॉस भी हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो ऑलमोस्ट उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट। वापस सुनिए, ऐसा किसी ने माइक्रोस्कोप लगा के देखा नहीं है, ये तो सब एक्सप्लेनेशन है कि जब इसकी कैलकुलेशन की गई तो ड्रिफ्ट स्पीड हमेशा क्या पाई गई? कांस्टेंट।
तो ये बात पे तो थप्पड़ लग गया, ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि विज्ञान मानता है बातों को प्रैक्टिकल से, विज्ञान मानता है रीडिंग से, रीडिंग तो कांस्टेंट आ रही है। अब देखा गया एक्सप्लेनेशन। न्यूटन की बात क्या कह रहा है? न्यूटन कह रहा है फोर्स है, एक्सीलरेशन है, स्पीड तो बढ़नी चाहिए। काउंटर एक्ट क्या आया? इलेक्ट्रॉन जब रैंडम मोशन कर रहे हैं तो आयन से लगातार क्या हो रहे होंगे? टकरा रहे होंगे। उसकी अगर 50 जूल ऊर्जा बढ़ी तो टक्कर के दौरान उसने 50 जूल ऊर्जा को ट्रांसफर भी तो कर दिया, तो उसकी स्पीड तो कैसी रही? ऑलमोस्ट कांस्टेंट। उड़ गया वापस। ड्रिफ्ट स्पीड कांस्टेंट या लगातार बढ़ती हुई? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट? क्योंकि जितना उसको एक्सीलरेशन से गेन हो रहा है, कॉलिजन से, वो उतनी एनर्जी को वापस ट्रांसफर कर रहा है आयंस को। सही बात है। दूसरी बात, बस जा ही रहे वीडी ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ई बटे एम इंटू टाउ। रिजल्ट सीधे परीक्षा के लिए याद रखने हैं। 12th बोर्ड में डेरिवेशन, एनसीईआरटी में सब कुछ है। अब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा में याद होना चाहिए। टॉ कौन है? इसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए। फिर इसी को मोबिलिटी की टर्म में भी लिखते हैं, वीडी बराबर म्यू इंटू ई। ये जो सारा कांस्टेंट वाला पार्ट है, ई एम टाउ, सोचो ये सब कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वही है, रिलैक्सेशन टाइम वही है, तो वीडी बराबर म्यू ई। इस म्यू को क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। 2020 में सीधा इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो वीडी बराबर म्यू ई याद होना चाहिए। सीधा प्रश्न पूछा जा चुका है। ड्रिफ्ट स्पीड वीडी बराबर म्यू ई। टाउ रिलैक्सेशन टाइम। बोलिए, क्या ये बात सही है? और ध्यान से बात को समझें। 5 मिनट छोटी सी बात है, कहां जाओगे? चलो सुनो। चलो, तुम सब अच्छे बच्चे हो मेरे, सभी लोग बोर्ड पे देखेंगे। एक मेटेलिक वायर है और आपने बैटरी लगा दी, करंट फ्लो कर रही है, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन करंट और ड्रिफ्ट में रिलेशन सभी को याद है, I बराबर NaeVd। I बराबर NaeVd। n बताओ, n नंबर नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, जिसे कहा जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या कहता है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक बहुत दमदार छोटी सी बात है, अगर वायर नॉन यूनिफॉर्म है तो जरा अपने कॉन्सेप्ट से सोचिएगा, इररेस्पेक्टिव कोई फिजिक्स। यहां से अगर 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो भैया 10 एम्पियर तो निकलेगी। कोई ना तो चार्ज एब्जॉर्ब कर रहा है, ना कोई चार्ज क्रिएट कर रहा है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो तो क्या रहेगा? कांस्टेंट। सोच के देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जा चुका है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हो या नॉन यूनिफॉर्म, करंट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट।
बच्चा सोचता अरे यार एरिया कम है, एरिया ज्यादा है। नहीं भैया, ये बात थोड़ा सोचिए। इसको अगर आप फ्लूइड से सोचेंगे तो और मजा आएगा। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती है वो भी तो ये कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है। यहां से जो 10 लीटर पर सेकंड पानी एंटर हो गया, वहां से उतना ही निकलेगा ना, क्योंकि पाइप कहीं से कटा हुआ नहीं है, कहीं से कोई पानी एंटर नहीं हो रहा। तो जितना पानी यहां एंटर कर गया वॉल्यूम पर सेकंड, उतना ही तो बाहर निकलेगा। तभी तो वहां से आती इक्वेशन A1V1 बराबर A2V2। वो अपन पाइप के आगे अंगूठा रख देते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाता है, तो पानी की धार की स्पीड बढ़ जाती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 बराबर A2V2। तो जितना पानी एक किनारे से एंटर कर चुका है रेट ऑफ वॉल्यूम, उतना ही तो दूसरे एंड से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि पाइप से ना तो पानी लीक हो रहा है ना कोई पानी ऐड हो रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है। सही है। अब कल पढ़ेंगे दोनों तरफ ड्रिफ्ट स्पीड सेम नहीं होगी, ड्रिफ्ट स्पीड दोनों तरफ क्या होगी, अलग। कल देखेंगे इस फॉर्मूले से। यहां भी बढ़ेगी ना, बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी ना। ये ए नीचे जाएगा तो ड्रिफ्ट स्पीड एरिया के क्या होगी, इनवर्स। जहां एरिया कम होगा वहां स्पीड बढ़ जाएगी। करंट साथ साथ लेके चलना है बच्चों। 5 से 6 प्रश्न आएंगे, इसलिए छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान रखना। बढ़िया। क्या किसको हिंदी में विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम। और रोटेशनल में टॉर्क होगा तो बल आघूर्ण। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवाह वेग। अरे पढ़ना घर जाके, मुझे बहुत चिंता होती है तुम लोगों की, तुम पढ़ते नहीं हो। तुम करते क्या हो दिन भर, मुझे कल लेकर लिख के लाना। हाँ, सवाल करते नहीं हो। दिन भर तुम्हारा निकलता कैसे है? मैं तो दिन भर कम पड़ जाता है। हाँ शाम को होगा, बिल्कुल। मॉडर्न का लेक्चर है, आज मंडे है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। MWF आज लेक्चर नंबर 4 होगा। पता नहीं, कल देखना पूछना। डिफ्रैक्शन के ELP नंबर 2 है। 5वें सवाल में कोई आंसर गड़बड़ा दिए क्या? कल पूछेंगे फिर। ELP नंबर 2 डिफ्रैक्शन कईयों ने तो करी ही नहीं यार। सर अब ELP करेंगे कैसा, इतने साल बाद भी। हाँ यूं बोलना। कुछ भी हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लास्टिक में तो एनर्जी ट्रांसफर होती है।